हेलो फ्रेंड्स। देखो, हम लोग यहाँ पर आज का जो टॉपिक लिए हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इस टर्म को क्लियर करना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे आपके पास हम डिजाइन करते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिजाइन करते हैं। ये हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड, और इसमें एक सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब आए देखिए इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रहा है। देखिए हमने क्या बनाया, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ध्यान देना इस पर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने एक क्या यूज किया है, एक कैथोड यूज किया है, ठीक है ना। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा क्या है, एनोड है, ठीक। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम सब लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ध्यान देना इस पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब इसमें आप देखें, जब हम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सपोज करिए कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो Ba है, ठीक है ना। Ba एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अब ये होगा आयोनाइज किसमें, बी प्लस में और ए माइनस में, ठीक है ना। बी प्लस और ए माइनस में ये आपका कन्वर्ट होगा, कैटायन और एनायन में स्प्लिट कर जाएगा। जैसे ही ये आपका आयन स्प्लिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है ना। ये हमारा बैटरी है। अब इसमें देखो, आपका बी जो होगा वह कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। और ए माइनस क्या करेगा, ये एनोड पर जा करके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रोलाइट के दो कंपोनेंट बी और ए डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहे हैं, ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो कैसे इसको डिफाइन करोगे, व्हेन ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट
materials are deposited or discharged over electrodes, over different electrodes you can say, then the process is called electrolysis. फिर सुन लें मैंने क्या बोला, when on passing the electric current materials are deposited or discharged at different electrodes called electrolysis. This process is carried out in electrolytic cell. Electrolytic cell is the device in which two electrodes are dipped into same solution containing an electrolyte. Generally, solution is prepared in water because almost all you can say electrolytes are freely soluble in water. ठीक है ना। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैरी ऑन करते हो तो क्या देख रहे हो, यह प्रोसेस क्या हुआ, ये हो गया रिडक्शन हो गया ये, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रिडक्शन, कहाँ हुआ, कैथोड पर हुआ ये, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर, और ये रिडक्शन जो होगा वो कैथोड पर होगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये चार्ज देखिए, चार्ज को थोड़ा ध्यान देना। यहां इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन टेकन इन, यहां इलेक्ट्रॉन गिवन आउट। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया, थोड़ा सा ध्यान दे, जो टॉपिक लिया गया है उसी को कोरिलेट मैं कर रहा हूं। जो आपने ये प्रोसेस कराया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराया, तो कैथोड पर बी डिस्चार्ज हुआ, एनोड पर ए डिस्चार्ज हुआ, ठीक है ना। तो व्हाट अमाउंट ऑफ बी, व्हाट अमाउंट ऑफ ए discharge on electrode, that was calculated by Faradays. Therefore, nowadays we study Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis, ठीक है ना। उसी को हम यहाँ पर चूंकि क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, हम लोग क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, इसलिए आप सब लोग ध्यान देना कि हमने क्या लिखा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, फैराडेज लॉज का यूज करेंगे, ठीक है ना। फैराडेज लॉज का यूज करेंगे, इसलिए हम सभी लोग यहां पर फैराडेज का फर्स्ट लॉ और फैराडेज का सेकेंड लॉ स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जी, पहले इलेक्ट्रोलिसिस जो आपने यहां पर फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रोलिसिस को पहले डिफाइन किया जाए, when on passing electricity in a solution of electrolyte, then materials you can say substances are discharged or deposited at different electrodes
different electrodes. Stop. This process is called electrolysis. This process is called electrolysis. ये है इसका इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। ये प्रोसेस कहाँ कराया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, ये नोटेबल पॉइंट है। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू सेम सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट and electrodes are connected with the battery which supply the electricity. Whenever electricity is supplied into the solution, then anodic and cathodic reactions take place. Over anode oxidation and cathode reduction, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। फैराडेज लॉ स्टार्ट करने के पहले आइए हम लोग कहानी बनाते हैं, थोड़ा सा नई चीजों को सीखते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज को आप सभी लोग पढ़े हो, ये बहुत ही आसान और ये मेमोरेबल पॉइंट है, सबको याद भी होगा ये मेरे ख्याल से। क्या देखें, चार्ज on one electron or one proton, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहां साइन मत यूज करना, क्योंकि दोनों के लिए यूज करना, दोनों का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे आप। इज इक्वल टू क्या होता है, 1.602 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है ना। ये होता है आपका इतना कूलम, ये इतना कूलम चार्ज होता है कितने, एक इलेक्ट्रॉन पर। माय डियर ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है कूलम में, ठीक है। तो क्या करो, इसको मोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है ना। मोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको मोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो चार्ज ऑन 1 मोल मतलब 6.023 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है माय डियर्स। तो क्या करोगे आप, 1.602 10 के पावर -19 मल्टीप्लाइड 023 10 के पावर 23 और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मोल हो जाएगी, क्योंकि ये पर मोल का वैल्यू है, ये यहाँ पर मोल होता है, ठीक है ना। 1 मोल यानी इतने पार्टिकल्स पर मोल होता है, ध्यान रखना। 6.023 10 के पावर 23 क्या होता है, पर मोल होता है, ठीक है ना। अब आप इसका जब रिजल्ट निकालोगे 96,487 कूलम पर मोल ये चार्ज की वैल्यू होती है, जो कि एक्सेप्टेड यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेड वैल्यू हम लोग लेते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं 96,500 कूलम पर मोल के फॉर्म में, ठीक है ना। ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, वाइडली एक्सेप्टेड वैल्यू आपके पास मैंने रख दिया ये, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1 पार्टिकल पर चार्ज, तो आपके पास 1.602 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है ना। और 1 मोल पर चार्ज 96,500 कूलम पर मोल, यही कहलाता है आपका 1 फैराडे। क्या कहलाता है माय डियर्स, 1 फैराडे कहलाता है, ठीक है ना, 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1, ध्यान समझिएगा, चार्ज ऑन 1 मोल
कितना? आपका 96,500 कूलम पर मोल होता है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि चार्ज ऑन 1 मोल है, कितना है? इतना है। अगर आपके पास चार्ज दिया हो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया हो, तो क्या उसे हम नंबर ऑफ फैराडे निकाल सकते हैं? तो क्या करेंगे आप? हम जानते हैं ना, एक फैराडे, एक फैराडे का मतलब क्या हो गया? 1 मोल चार्ज हो गया, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। तो अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज गिवन, क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज गिवन, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ फैराडे? तो कैसे निकालोगे? चार्ज अपॉन फैराडे कर दोगे आप, चार्ज अपॉन फैराडे, उससे आपको मिल जाएगा क्या? बोलो, उससे क्या मिल जाएगा? अगर आप नंबर ऑफ फैराडे की बात निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ फैराडेज, नंबर ऑफ फैराडेज, ये आप Q अपॉन 96,500 से आपको नंबर ऑफ फैराडे आपके द्वारा निकाला जा सकता है। इतने नहीं, और यही जो नंबर ऑफ फैराडे निकालोगे ना, नंबर ऑफ फैराडे ही होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फैराडे, क्यों ऐसा, क्यों? आपका जवाब होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका 1 फैराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे। ये वैल्यू आप ध्यान रखना कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 फैराडे के इक्वल होता है, ठीक है ना। देखिए जी, अगर हम लोग अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझ लिए, चार्ज को कन्वर्ट करना हम लोग सीख लिए, तो उसके बाद अब आसान हो जाएगा फैराडेज लॉ को स्टडी करना। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं फैराडेज के फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फैराडेज फर्स्ट लॉ लीजिए आप, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ लेना है। माय डियर, थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार फिर मैं इस डायग्राम का हेल्प लेता हूं आपके सामने समझने के लिए। केवल ये आपने ये ले लिया, ये माइनस और ये हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये कैथोड लिया आपने और ये आपने क्या लिया? एनोड लिया, ठीक है ना। कैथोड और एनोड ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रहे हो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कैथोड पर डिस्चार्ज अमाउंट होगा, कैथोड पर डिस्चार्ज अमाउंट मान लो आपका क्या है? WC लिख दिया मैंने। एनोड पर डिस्चार्ज अमाउंट होगा तो हमने लिख दिया यहां पर WA, ठीक है ना। ऐसा मैंने रिप्रेजेंट किया, अमाउंट की बात किया, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये सपोज करो कि Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज, Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपने एज फॉर एग्जांपल A एम्पियर का करंट, ठीक है ना, A एम्पियर का करंट आपने T समय के लिए जब पास किया, या ऐसे कह दो I इज द अमाउंट ऑफ करंट, ध्यान रखना, I इज द अमाउंट ऑफ करंट is allowed to pass for t second, then I into t is called the Q, ठीक है ना, Q। यानी कि क्या हो गया? I एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, यूनिट क्या हो गया चार्ज का? एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। माय डियर ध्यान देना, चार्ज का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पियर, और टाइम को लेते हम लोग सेकेंड में, ठीक है ना। तो अब देखो, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है
कि when current is allowed to pass, an electrolysis process is going on, ठीक, then amount of substance gets deposited or discharged at any electrode is directly proportional to amount of charge passed। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज ओवर एनी इलेक्ट्रोड, देन W प्रोपोर्शनल टू Q। और Q क्या है जी, IT है, तो W प्रोपोर्शनल टू IT, और यहां W प्रोपोर्शनल हटाते हैं, लगाते हैं ZIT। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्म फैराडे के फर्स्ट लॉ का हो गया है मैथमेटिकल फॉर्म। यहां पर Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपान 96,500, ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर अब हम लोग स्टेटमेंट में आए कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो स्टेटमेंट आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, comma डबल इन्वर्टेड कॉमा में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ substance gets deposited or discharged at any electrode, is directly proportional to the amount of charge passed, ये आपका इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज का। ये स्टेटमेंट हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज सब्सटेंस का अमाउंट, ठीक, वह क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां पर मैटर आ गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है। द अमाउंट ऑफ चार्ज means the quantity of electric current passed in a particular time, ठीक है। quantity of current is passed in a particular time is called charge,
तो आए जरा देखें, मैथमेटिकली तो क्या हो जाएगा जी, W प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है ना, और W इज इक्वल टू Z Q, वेयर W mass of substance, Q amount of charge, Z electrochemical equivalence, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। बट Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT, I current in ampere, T टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास फ्रॉम 1 and 2, W is equal to Z I T, ये हो गया हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। माय डियर्स, थोड़ा सा ध्यान देना, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, हाउ कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो आओ जरा यहां देखें, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है ना, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ध्यान देना, तब आपका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 कूलम होता है, तब क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करते हो तो वह 1 कूलम का चार्ज वो डेवलप करता है, ठीक है ना, 1 कूलम, ध्यान रखना इसमें। अब तो क्या हो जाएगा, 10 W इज इक्वल टू क्या, Z, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ध्यान से माय डियर्स, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखो क्या हुआ कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड ओवर एनी इलेक्ट्रोड, then the amount of substance deposited on that electrode is called electrochemical equivalence, तो जरा देखें आपने क्या किया है, यहां पर 1 कूलम, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, 1 कूलम चार्ज को यहां पर आपने पास किया है, तो अमाउंट पर कूलम क्या हो गया बच्चे, अमाउंट पर कूलम, तो अमाउंट पर कूलम इज इक्वल टू क्या हो गया, Z हो गया। इसका मतलब हो गया हमारे पास 10 द अमाउंट ऑफ substance gets deposited on any electrode on passing 1 coulomb of
charge. Charge is called electrochemical equivalence या वैलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, Z इज इक्वल टू क्या हो गया, W हो गया, तो यानी कि Z इज इक्वल टू W पर कूलम हो गया, W पर कूलम। अब जरा ध्यान देना कि W पर कूलम आपने यहां पर करंट को पास किया है, तो मजेदार बात यहां पर जरा देखिएगा, जरा इधर देखिए सब लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट वेट बी अलर्ट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू सब्सटेंस का होता है मोलर मास, ठीक है, मान लेते हैं मोलर मास W, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, यानी अब यहां पर चार्ज की बात कर ले, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर में क्या होगा, फैराडे, चार्ज की बात आप करें, तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि वैलेंसी फैक्टर हो गया, ये इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो अब आप सभी लोग यहां पर बहुत आराम से निकाल सकते हो कि W के जगह पर क्या लिख सकते हो, E इंटू आप N यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब जरा देखिए, यदि N हमारा क्या है, वो चार्ज है, N की वैल्यू क्या हमारे पास है, चार्ज की वैल्यू है, तो अगर हम वैलेंसी फैक्टर में चार्ज यानी कि चार्ज अप्लाई कर दें तो हमारे पास वेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पता है कि 1 फैराडे मतलब 96,500, जब 1 फैराडे, 1 ध्यान समझिएगा, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग पास करते हैं, ठीक है ना, तो किसी भी सब्सटेंस का जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वह अमाउंट उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। तो ऐसे में हम सभी लोग Z को अगर डिफाइन करें तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन 96,500, ये Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, Z की वैल्यू यहां से आपके द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, जब आप फर्स्ट लॉ को कोरिलेट कर लिए, फर्स्ट लॉ के बारे में आप समझ लिए कि कोई भी आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैरी कर रहे हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वह चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब माय डियर्स, इसी को हम लोग सेकेंड लॉ में कन्वर्ट करते हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। अब ये फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है, देखो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपके पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना जी, और दोनों सॉल्यूशंस में हम इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। जब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करेंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पर
जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वह करिस्पॉन्डिंग सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा तो इसको कैसे आप सेट करोगे? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is allowed to pass into solutions of different electrolytes, then the amount of substances get deposited on electrode, any electrode, at an electrode, you can say, always equal to their respective equivalent masses. फिर सुन लें, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट को, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिटेड अमाउंट्स जो होंगे वह उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होंगे। तो इसको अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हमारे पास एक, ध्यान देना, एक है AgNO3 और एक जगह हमारे पास है CuSO4, ठीक है, दो सॉल्यूशंस है और दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दोनों में क्या करना? सेम करंट को पास करना है, ठीक है, सेम करंट को दोनों में पास कर देना है, ठीक है ना। जब सेम करंट को दोनों में पास करेंगे तो कह रहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड पर Ag डिपॉजिट होगा, Ag प्लस डिपॉजिट होगा, या यहां पर Cu जो आपका डिपॉजिट होगा, यानी Ag डिपॉजिट होगा या Cu डिपॉजिट होगा, वह अमाउंट Ag और Cu के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। ठीक, तो आइए जरा इसका स्टेटमेंट लिखा जाए। This law states that when equal amount of charge is allowed to pass into different solutions of different electrolytes, then the amount get deposited at electrodes always equal to their respective इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, देयर रेस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट मास। यानी अगर सेम अमाउंट का चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंसेस के जो अमाउंट डिपॉजिट होंगे वो उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होंगे। तो लेट, ये हमारा सब्सटेंस ए का है और ये सब्सटेंस बी एज्यूम कर, लेट WA be the mass of substance A and WB
be the mass of substance B, then WA upon WB is equal to equivalent mass of A upon equivalent mass of B, equivalent mass of A upon equivalent mass of B। ठीक है, ये आपका वो फॉर्मूला है जिसका आप लोग यहां यूज कर सकते हो। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये आपको मैंने बता दिया। किसके इक्वल होगा? उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। ठीक है, ये रहा फैराडेज का फर्स्ट और सेकंड लॉ का हमने आपके सामने क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब यहां पर आप सब लोग ये ध्यान देना कि अगर इन सब के बेस पर यदि हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या बन सकते हैं, तो आप सभी लोग कुछ चीजें दिमाग में रखिएगा। अभी प्रूफ करता हूं इसको। अगर आपसे कहा जाए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका 1F, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होगा? 1F होगा। 1F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो 1F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वह उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये Ag में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना? Ag में कन्वर्ट हुआ। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1F हो गया। ठीक है ना? 1F, माय डियर ध्यान देना, 1F। और ये 1F जब आ गया आपके पास, देख रहे हैं 1F ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट ये डिपॉजिट हुआ वह उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी आपके पास 1 फैराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास क्या होगा? 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास 1 फैराडे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमें प्राप्त होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है ना? आइए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब वी विल फाइंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। ठीक है ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट? कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। जरा देखिए, अब यहां पर आपके पास एक फार्मूला है W इक्वल टू जेड आई टी। याद करिएगा, तो W इक्वल टू क्या लिखते हो? E अपॉन 96,500 आई टी। तो देखिए जरा यहां पर, अब W अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर आई टी 96,500। आई टी क्या है? ये Q है।
तो W इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E अपान यानी कि Q अपान 96,500। जरा देखिए, ये चार्ज है, अभी ऊपर मैंने बताया ये चार्ज है ना, और ये चार्ज पर मोल है। यहां पर चार्ज अपान 96,500 इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ फैराडे। तो नंबर ऑफ फैराडे, और ये क्या है, ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ, ध्यान रखना इसमें, मास अपान इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां पर क्या है, ये वैल्यू आपका 1 फैराडे है। ये वैल्यू कितना है, 1 फैराडे। तो देखिए जरा, हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे। ये है आपका, ये कहानी है। इस तरीके से आप सभी लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहोगे, 1 फैराडे के इक्वल। तो क्या हो जाएगा जी, W यानी कि मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, और उसके बाद चार्ज सप्लाइड बाय U एंड डिवाइडेड बाय 96,500 इन 96,500। Q बाय 96,500 इज कॉल्ड 1F, 1F, ठीक है ना, नंबर ऑफ फैराडे के। पहले चार्ज आपने दिया, आपने जो चार्ज दिया वो यानी कि जितना चार्ज आपने सप्लाई किया उसमें कितना फैराडे गया, जितना चार्ज आपने सप्लाई किया उसमें कितने फैराडे गया। तो आपको पता है कि एक फैराडे में इतना चार्ज होता है, एक फैराडे में इतना चार्ज है, तो इतना चार्ज इक्वल टू 1 फैराडे है, ठीक है। हमारे पास क्यू चार्ज में कितना फैराडे हो जाएगा, तो आप आराम से यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर सुन ले, मैंने क्या बोला, 1 फैराडे में इतना ही चार्ज 96,500 कूलम होता है, पर मोल होता है। ये फैराडे कहते हैं उसको, 1 मोल है। अब आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ अगर चार्ज है तो उसमें कितना फैराडे होगा, तो आप आराम से यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे। आपके पास ये कहानी आ गई। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मास अपान इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। जरा ध्यान देना अब यहां पर, इस केस में Ag का मास यानी W ऑफ Ag इज इक्वल टू होता है 108, और इसका E इज इक्वल टू क्या होगा कि W अपान n फैक्टर होता है, W अपान n फैक्टर होता है। और n फैक्टर क्या है, यहां पर ये चार्ज की बात आप कर लो, यहां से बात करो, यहां से बात कर लो। हमारे पास E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, W यानी 108 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, यानी E इज इक्वल टू आपका 108। इसका मतलब कि सिल्वर का जो भी मास डिपॉजिट होगा वह उसके मोलर मास के इक्वल होगा, क्योंकि मोलर मास ही उसका क्या है, इक्विवेलेंट मास है। क्योंकि सिल्वर का जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है, वो 1 है, ठीक है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पर आपसे बात किया। उसके बाद जरा देखो, Cu डाई पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा, ये Cu में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना, Cu में डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसका यानी अगर मैं कहूं यहां पर क्या है, 2F है, क्या हो गया 2F। तो ध्यान समझिएगा, 2F लिया हुआ है, और सिल्वर जो यहां डिपॉजिट होता है 63.5 ग्राम आपका ये होता है, ठीक है ना। यानी जब आप ध्यान समझिएगा, जब आप 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देंगे, तो कॉपर का जो कैथोड पर डिपोजिशन होगा वह 63.5 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ, आपको 1 फैराडे देना है ना, 1 फैराडे, तो 63.5 ग्राम ऑफ Cu is deposited by 2F, then इसलिए 1F will deposit is equal to 1F क्या डिपॉजिट करेगा, 63.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आपका 2 यानी 1F, और आपका ये 2F, F कैंसिल हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 और ये 5, ठीक, ये हो गया। देखिए अब यहां जो 2 से आपने, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां 63.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 2 आपका वैलेंसी फैक्टर भी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया,
वन इक्वी, क्या हो गया जी, यानी आपका ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर आपने फाइंड आउट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का आपने फाइंड आउट कर लिया, ये इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक, तो अब बताइए 2 फैराडे, ध्यान समझिएगा, आपने 2 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास किया हुआ है, तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर का डिपॉजिट होगा, कितना ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या करोगे आप, यहां इक्विवेलेंट वेट मिल गया, यहां पर आपका उसका मोलर मास है, तो W यानी मास है, तो W डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी व्हेन एवर यू पास 2, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड। 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड, यहां हम लोग प्रूव कर चुके हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 1 फैराडे। यहां पर आपने क्या किया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 2 फैराडे आपने पास किया हुआ, दैट्स व्हाई कॉपर का 2 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी डिपॉजिटेड। यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्विवेलेंट वेट कॉपर कितना है 31.75, जबकि सिल्वर में क्या था, सिल्वर में उसका इक्विवेलेंट वेट जो था उसके मास के, उसके मोलर मास के इक्वल था, इसलिए वहां पर कहानी जो आपके पास है वो आराम से वहां सिल्वर का 108 यानी सेम अमाउंट, ध्यान रखिएगा, अगर क्यू अमाउंट ऑफ, या आप ऐसे कह दो कि सेम अमाउंट ऑफ अगर करंट पास कर रहे हो तो कॉपर, सिल्वर और कॉपर दोनों में, तो आपके पास कितना फैराडे किसका डिपॉजिट होगा वो आपके सामने रखा हुआ है, कैसे निकाल रहे हो वो भी आपके सामने रखा हुआ है। इस तरीके से आप सब लोग इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट का कोरिलेशन निकाल सकते हो। तो अब मेरे कहने का मतलब यहां पर यही था कि फैराडेज लॉ को अप्लाई करके हम बहुत सारे इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर, इतने ही नहीं, हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे अभी आगे इसका एप्लीकेशन जब लेकर चलेंगे हम लोग, तो जिस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ है उस सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकलेगा, उसका पीएच भी निकालने के लिए हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, तो उसका पीएच कैसे निकाला जाएगा, भाई क्वांटिटी तो निकल जाएगा, फैराडे के हिसाब से आप पता करो ये कितना क्वांटिटी निकल रहा है। जैसे ये बताओ, अब यहां पर आपके पास है ये Al है, Al ट्राई पॉजिटिव है, इसको अगर आप क्या करो 3 इलेक्ट्रॉन दो तो चला जाएगा कहां पर, ये Al में चला जाएगा, ठीक है ना, ये Al में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने क्या दिया, 3 फैराडे दिया हुआ है, 3 फैराडे इसको दिया, तो 3 फैराडे देने के बाद आपको 27 ग्राम, सॉरी एल्युमिनियम है, 27 ग्राम एल्युमिनियम मिलेगा, यानी जब आप 3 फैराडे आप दे रहे हो तो 27 ग्राम आपको एल्युमिनियम मिलेगा। तो 1 फैराडे देने के बाद आपको कितना मिलेगा, 1 फैराडे देने के बाद आपको कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि 9 ग्राम मिलेगा, और यही क्या हो जाएगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 9 ग्राम का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, W डिवाइडेड बाई W, फिर सुनिए W डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, और एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 27 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 होगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 फैराडे पास करने के बाद, 1 फैराडे अगर पास करोगे, फिर सुन लो, 3 फैराडे को पास किया 27 ग्राम आपको मिला, 1 फैराडे पास करेंगे तो 9 ग्राम आपको मिलेगा, ये 9 ग्राम आपको मिला 1 फैराडे पास करने पर। अब इसका जो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो 9 होता है, किसका, एल्युमिनियम का, क्योंकि वैलेंसी 3 है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया है, तो W अपान इक्विवेलेंट, W अपान ई, W अपान ई क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान ई होता है, यहाँ W कितना है, W 9 है, ई कितना है 9 है, इक्वल टू क्या हो गया 1 ग्राम, और कितना हुआ ये 1F आपने पास किया, इसलिए कहा जाता है कि 1F पास करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर 1 फैराडे आप पास कर रहे हो तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हम लोग अब एप्लीकेशंस ऑफ जब फैराडेज लॉ स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको और न्यूमेरिकल के पैटर्न्स को हम बताएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।
थोड़ा सा आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद तब आप अप्लाई करोगे, इसका एप्लीकेशन देखोगे तो समझ में आएगा।